गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप आपको पता ही है कि एक वीडियो हमने ऑलरेडी कर ली है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंडियन पॉलिटी का पढ़ रहे हैं। तो एक जो बिगनिंग थी, बिगनिंग का डे जो हमारा है वो हम पहले जी हम ऑलरेडी दो एक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम कहूँ रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद हमने अमेंडिंग एक्ट भी पढ़ लिया है। अब हम तीसरे एक्ट की तरफ चलते हैं, जिस एक्ट का नाम है पिट्स एक्ट ऑफ 1784। पिट्स एक्ट ऑफ 1784। तो पहले में क्या पढ़ा हमने साथियों, हम टाइम नहीं वेस्ट करते हुए हम सीधे चल पड़ेंगे आगे की तरफ। पहले वाला हमने 1773 के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले 1773 में फर्स्ट स्टेप उनका था कंट्रोल करने के लिए। मैं आपको जल्द से जल्द हम रिवीजन मार देंगे उसको। कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट स्टेप था उनका कंपनी के ऊपर वर्क को, अफेयर्स को कंट्रोल करने के, रेगुलेट कंट्रोल करने के लिए। दूसरा सेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। दूसरा उन्होंने सेंट्रलाइज सिस्टम स्टार्ट किया। अब तीसरा था, उन्होंने पॉलिटिकली और इनको पॉलिटिकली रिकॉग्नाइज किया उनको। ओके उनको पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली रिकॉग्नाइज किया। और इसमें क्या हुआ कि गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट की बात की हमने। सुप्रीम कोर्ट की फाउंडेशन डाली, प्राइवेट ट्रेडिंग्स बंद कर दी। और आगे वाला जो स्टेप बाय स्टेप सुप्रीम कोर्ट के बेस पे ही आया, आगे वाला जो है अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। उसमें क्या कहा गया, जो भी सुप्रीम कोर्ट्स के अंडर जो भी इंस्टीट्यूटिंग सुप्रीम कोर्ट के अंडर आ रही थी ब्रिटिश की, उनको सुप्रीम कोर्ट्स की जुरिडिक्शन से बाहर निकाल दिया और सुप्रीम कोर्ट्स की पावर्स को लिमिट कर दिया। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे जो हमारा है, आगे साथियों, आगे हम पिट्स एक्ट की बात, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये पिट्स एक्ट। कौन सा एक्ट हमारा? पिट्स एक्ट। पिट्स हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पॉलिटी पढ़ें, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पिट्स कौन थे? पिट्स एक्ट ऑफ 1784। पिट्स एक्ट ऑफ 1784। इसको पिट्स एक्ट क्यों कहा गया, क्या रीज़न था इसको पिट्स एक्ट क्या गया? पिट्स कौन था? पिट्स ब्रिटिश का उस वक्त पीएम था। उसके उसके पीएम के नाम पे इसको पिट्स एक्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। दिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट वाज द पिट्स एक्ट ऑफ 1700। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हम नीचे पढ़ेंगे। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने क्या काम किया, इसने डिस्टिंग्विश कर दिया, मतलब पॉलिटिकल फंक्शंस के लिए एक अलग बॉडी बना दी और जो कमर्शियल फंक्शंस के लिए एक अलग बॉडी बना दी। मींस आपने पीछे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पीछे हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ क्या होता है, और एक नई बॉडी क्रिएट होती है, एक बॉडी को पॉलिटिकल काम दिया जाता है, एक बॉडी को कमर्शियल का काम दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि डबल गवर्नमेंट्स का कंसेप्ट आता है, डबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आता है। हम आगे पढ़ेंगे। इट अलो द इट अलो द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स। इसने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑलरेडी जो एग्जिस्ट बॉडी करती थी, उसको किसका काम दिया? आप बिजनेस का काम संभालिए, जो कमर्शियल का काम है वो आप संभालिए। आप पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे आपने सिर्फ आप ये काम संभालिए। बट क्रिएट ए न्यू बॉडी, एक नई बॉडी क्रिएट की, कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसका नाम क्या दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये बॉडी आपको दोनों बॉडी, आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट रखना। किस लिए? टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। इसको क्या बोला? आप पॉलिटिकल अफेयर मैनेज करो। और साथ ही साथ में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नई बॉडी दी, उसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाए उसको। और क्या यहाँ पे क्या, दस इट एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। यहाँ पे डबल गवर्नमेंट का सिस्टम क्रिएट हो गया। आपको डबल गवर्नमेंट के कंसेप्ट के लिए भी एक्ट इंपॉर्टेंट है। इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। इसने क्या किया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अथोराइज किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पावर दे दी कि आप सुपरवाइज कर सकते हो, आप सुपरविजन कर सकते हो, जितने भी ऑपरेशन है, सिविल से मिलिट्री हैं, कोई भी इशू है उसको भी आप
आसानी कर सकते हो, उसको भी आप नज़र रखोगे। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को सिर्फ बोला आप बिजनेस का काम संभालिए, आपको बाकी पावर्स नहीं है, क्योंकि ये चेंजिंग्स कर ब्रिटिश इंडिया में चेंजिंग्स करते जा रहे थे। उसके बाद क्या आया, और रिन्यू ऑफ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। Thus, this act was significant for टू रीज़न। ये जो एक्ट है ये दो रीज़नों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या था, द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस। जो कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको फर्स्ट टाइम ब्रिटिश के पोजेशंस कहा गया। मींस कंपनी की जो टेरिटरी थी उसको ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया। और क्या दूसरा क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, इन सेकंड्स ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को इस एक्ट के तहत सुप्रीम कंट्रोल, पूरा फुल कंट्रोल दिया गया। किसके ऊपर दिया गया, कंपनीज की एक्टिविटीज़ के ऊपर, कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इंडिया में। कितना इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें क्या किया, दो बॉडियाँ की अलग अलग काम, अलग अलग बॉडी को, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को, डायरेक्टर को अलग अलग काम दे दिया। डबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजीशंस, जो कंपनी के टेरिटरी थे ब्रिटिश पोजीशंस कहने लगी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया कंपनी के ऊपर। ओके, आई एम क्लियर। एक्ट ऑफ 1786, एक्ट ऑफ 1786। इन 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस was appointed as a governor general of बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वारन हस्टिंग। ये आपको बहुत, वो जो 1773 में बने थे वो लॉर्ड वारन हस्टिंग। फिर दूसरा जो हमारा 1786 में कौन बना, 1786 में बना लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसको अपॉइंट किया गया जब ही प्लेस टू डिमांड्स टू एक्सेप्ट दैट पोस्ट। इसने बोला जो गवर्नर जनरल की पोस्ट उसके लिए दो डिमांड्स इसने रखी, और वो दो डिमांड्स एक्सेप्ट भी होगी। क्या डिमांड थी, ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। आपने जब 1773 में, आपने पिछले वाली चीज़ में क्यों वो चीज़ें आगे 19 से पॉइंट निकल रहे हैं। एक काउंसिल्स की बात है, वो कौन सी काउंसिल है, 4 मेंबर की काउंसिल जो उसको हेल्प करने के लिए दी गई थी। 1773 में पढ़ा हमने, उसने जो डिसीजन वो काउंसिल लेगी उसको ओवरराइड करने की पावर इसको पहले नहीं थी, कि अगर उसने कोई काउंसिल ने डिसीजन इसको मानना ही मानना था। अब इसने क्या डिमांड रखी कि जो काउंसिल का डिसीजन हो मुझे अथॉरिटी दे दो, मुझे पावर दे दो, ताकि मैं उसको रद्द कर सकूं, मैं उसको ना मानूं। ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन चीफ्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1886 वाज एनेक्टेड टू मेक द बोथ प्रोविजन। और इसने क्या बोला, जो कमांडर इन चीफ होगा वो भी, वो कौन होगा, यही होगा जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल बंगाल बनेगा, वही होगा कमांडर इन चीफ। ओके, इसमें क्या रखना आपको याद, ओवर राइडिंग्स पावर रखनी है याद आपको, कमांडर इन चीफ का कंसेप्ट याद रखना आपको। ओके, ओवर राइडिंग पावर रखनी है आपको याद। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नए एक्ट पढ़ेंगे। ये कौन सा एक्ट है, ये एक्ट है साथियों, ये एक्ट है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1793। पीछे हमने एक्ट कर दिए 1773, 4 एक्ट पढ़ने हैं, 1773, 1781, 1784, 1786, 4 एक्ट हमने पढ़े। पूरा समझ कहानी आ गई हमें। हमें पूरी कहानी याद रखनी कि क्या 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 हुआ, किस स्टेप के बाद क्या क्या हुआ। इसमें क्या पढ़ेंगे, एक चार्टर स्टार्ट हुए, ये भी 4-5 चार्टर्स होंगे जो हम पढ़ेंगे, बिल्कुल जो बुक्स में होंगे भी नहीं, वो पॉइंट्स में भी आपको ये मटेरियल्स और कहीं से नहीं मिलेगा। और इसके अलावा एग्ज़ाम में कुछ आने की संभावना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप चाहे यूपीएससी की तैयारी है, केस की तैयारी, जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स है केस की तैयारी कर रहे हैं, या रिसेंटली अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकले उनकी तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्ज़ाम के लिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट से फॉर एवरी एग्ज़ाम। और मुझे ये आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और जो बेल आइकॉन है साइड पे उसको दबाएं, ताकि जो भी वीडियोस आएंगी वो आप तक पहुंचेंगी। इससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट्स होगा।
तो हम चार्टर्स एक्ट पढ़ रहे हैं, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है हमारा 1773। इट अब इसमें क्या होगा, जो पिछले वाले एक्ट में कुछ चीज़ें होंगी उनको चेंज किया जाएगा। क्या किया जाएगा हम नीचे देखेंगे। इट एक्सटेंड द ओवर राइडिंग्स पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नवालिस और हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर्स गवर्नर जनरल्स एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी। जो भी गवर्नर जनरल थे, उसको जो राइडिंग्स पावर थी इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया, फिर आगे बढ़ाया गया, इसको बरकरार रखा गया, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आई। उसके बाद क्या था, इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ मुंबई एंड मद्रास। गवर्नर जनरल को और एक थोड़ी सी पावर बढ़ा दी गवर्नर जनरल की मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी के ऊपर। इट एक्सटेंड टू ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20। आपने 1773 मैंने लाइसेंस की बात की थी, फर्स्ट मैंने लाइसेंस की बात की थी कि कंपनी को हर 20 साल के बाद लाइसेंस अपनी रिन्यू करनी होती थी। वहाँ पे क्या हुआ था, 73 में इसको लाइसेंस दी गई, एक लाइसेंस मिली इनको ट्रेड करने की 20 साल के लिए। तो 20 साल कब पूरे होंगे, 83 में भी नहीं होंगे, 93 में इनके 20 साल पूरे होंगे। फिर एक्सटेंड करनी थी 20 साल के लिए, फिर एक्सटेंड हो गई यहाँ पे 20 साल के लिए। अब आगे जब देखेंगे आप, उसके बाद कौन से 13 में चले जाएंगे, अब सीक्वेंस भी बनेगी आपके लिए। ट्रेड मोनोपोलॉजी मीन्स ठेका, बिजनेस करने का जो एक लाइसेंस ठेका जो मिलता था, वो 20 ईयर्स के लिए उनको ब्रिटिश से लाइसेंस मिलती थी। अच्छा, इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी ए मेंबर ऑफ गवर्नर काउंसिल्स अनलेस ही वाज अपॉइंट। और जो कमांडर इन चीफ था, दो फ्यूचर्स पिछले वाला, वो राइटिंग्स पावर बरकरार रखी। कमांडर इन चीफ जो वही होना चाहिए, उसकी काउंसिल में होना चाहिए या गवर्नर जनरल होना चाहिए, वो पावर ख़त्म कर दी कि नहीं उसको अपॉइंट किया जब तक को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। आगे, इट लो दैट द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ इंडियंस रिन्यू। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बॉडी क्रिएट हो गई थी, कब क्रिएट हो गई थी, पिट्स एक्ट में हम देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल डिस्टिंग्विश की बात की थी हमने। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो बॉडी क्रिएट हो गई थी उसमें ये बताया गया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मगर उसमें ये नहीं बताया गया था इनकी सैलरी जो है, इसके स्टाफ की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी कहाँ से। उस वक्त ब्रिटिश से इनकी सैलरी में इस एक्ट में क्या हो कि उनको भी इंडियन के रेन्यू से ही, उसी इंडियन के रेन्यू से ही इनको पैसा दिया जाएगा। ओके, आई एम क्लियर। सेकंड चार्टर एक्ट हमारा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट जो चार्टर एक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसने क्या किया, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, it abolished the trade monopoly of the companies in India. The Indian trade was thrown open to all the British merchants. However, it continued the monopoly means ठेका। ठेका जो हम किसी को ठेका देते हैं, मोनोपोली ऑफ द कंपनी और राइडिंग्स इन टी एंड, जो इन्होंने एबॉलिश कर दिया। ट्रेड्स मोनोपोलॉजी जो सिस्टम था, ठेके का सिस्टम, वो उन्होंने एबॉलिश कर दिया। किसने किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट, इस फरमान के तहत एबॉलिश कर दिया इंडिया में। द ट्रेड वाज थ्रोन ओपन, सभी मर्चेंट जो ब्रिटिश के कोई भी मर्चेंट्स थे वो इंडिया में ट्रेड करने आ सकते, थ्रू ओपन कर दिया। सिर्फ इन्होंने कुछ गिनी चुनी चीज़ें अपने पास रखी। हाउएवर इट कंटिन्यू मोनोपोली, जो कंपनी ट्री का ट्रेड जो था तो वो कंपनी करेगी, और जो क्या था, जो चाइना के साथ ट्रेड करते वो भी ये खुद ही करेंगे, बाकी सब ओपन कर दिया। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया। इसने ब्रिटिश क्राउन की जो सॉवरेनिटीज़ थी, इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी। इसको एक्स्ट्रा सॉवरेनिटीज़, जो ब्रिटिश सॉवरेनिटी मीन्स, सॉवरेनिटी क्या होता है कि इंडिपेंडेंस बॉडी, जिसको एक्सटर्नल कोई फोर्स मजबूर ना करे कि आप ये करो, या इंटरनल कोई फोर्स मजबूर ना करे आप ये डिसीजन ले लो। उसके बाद इट अलो द इसके बाद क्या किया, जो क्रिश्चियंस मिशनरीज थे उनको क्या बोला कि आप इंडिया में आए और लोगों को एनलाइट्स कीजिए, जो ब्रिटिश, और इन्होंने इट प्रोवाइड स्प्रेडिंग अ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया। ठीक है, कि वेस्टर्न एजुकेशन जो थे वो यहाँ के लोगों, जो यहाँ के लोकस लोग थे उन तक पहुँचाए, क्योंकि यहाँ उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स ब्रिटिश को यहाँ पा रही थी, क्योंकि इंग्लिश नोइंग लोग मिल नहीं रहे थे, वो उनकी बातें समझ नहीं पा रहे, तो इस वजह से वो चाहते थे कि यहाँ के लोग भी हमें काफ़ी हेल्प करें। और इन्होंने एथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज द टैक्सेस। इन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को एथराइज कर दिया कि आप टैक्स लगा सकते हो, किन के ऊपर, लोगों के ऊपर। अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो उसको आप सज़ा भी दे सकते हो। अब हम चार्टर एक्ट
1833 की बात करेंगे, 13 के बाद 33। ये एक फाइनल स्टेप था, एक फाइनल राउंड था सेंट्रलाइजेशन इन इंडिया का। अच्छा, मेड गौर इसमें क्या नई एक चेंजिंग आई जो 1773 में चेंजिंग आई थी। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। कितनी बड़ी चेंजिंग्स आई क्योंकि पहले एक लिमिटेड एरिया में थे उसकी पावर, अब पूरे इंडिया में उन्होंने अपना कब्जा कर दिया, पूरे इंडिया में उन्होंने अपनी जड़ें फैला दी। तभी जाके तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला इसको। सबसे पहले कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? लॉर्ड वारन हस्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक्स। इसको एक्स्ट्रा पावर दे दी, सिविल और मिलिट्री पावर दे दी उसको। और जो प्रेसिडेंसी बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसी थी उनको क्या पावर्स ख़त्म कर दी, उनकी लेजिस्लेटिव पावर्स ख़त्म कर दी उनकी। और इनको वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेचर पावर फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। इसको एक्स्ट्रा पावर दे दी, पूरे जो ब्रिटिश इंडिया जितना भी ब्रिटिश की लैंड थी इंडिया में, जितने कब्जा था उनके ऊपर, उसको एक्सक्लूसिव गवर्नर जनरल को दे दी। इस एक्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई कि ये पहले एक कमर्शियल बॉडी थी क्योंकि ये बिजनेस करने आए थे। इस वक्त ये कमर्शियल बॉडी टोटली चेंज इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इस एक्ट के बाद ये प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इस एक्ट में कोशिश की गई थी ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम मींस सिविल सर्वेंट्स सिलेक्शंस के लिए एक ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सिस्टम की कोशिश की गई थी कि हम ओपन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करें कि इंडियंस को भी चांस मिले कि दे विल आल्सो टेक पार्ट इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कि जिसमें हर किसी को ओपन होगा, हर किसी को जिसको कैपेसिटी होगा वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एक बॉडी थी जो अपने पीछे पड़ी, उसने अपोजिट किया था। इस वजह से ये जो एग्ज़ाम था, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिस्टम इंट्रोड्यूस करना, इसमें वो फेल हो गए। इस एक्ट में द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड रेगुलेशन। जो भी इस प्रीवियस एक्ट के थे, इससे प्रीवियस एक्ट जितने भी आए थे 1773, 81, 84, 86, 93, 13, जितने भी इनमें इनके तहत एक्ट जो भी लाज बने उनको कहा जाएगा सबको रेगुलेशन। क्या कहेंगे? रेगुलेशंस। और जो इस एक्ट के तहत जो लाज बनेंगे उनको क्या कहा जाएगा? एक्ट्स। क्या कहा जाएगा? एक्ट्स। और मुझे उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे। जहां आपको लगता है कोई डाउट्स होगा आप मुझे शेयर कीजिए, आप कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, थैंक यू।